जीनोटाइप इज द जीन कॉम्प्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ regard to one or more characters irrespective of whether the genes are expressed or not। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप। अच्छा, यहाँ पे देखो, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप अभी हम देख रहे थे क्रॉस में कि एक साइड पे जीनोटाइप भी लिखा था और फिनोटाइप भी लिखा था। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कुछ मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जीन को जिस तरीके से एक्सप्रेस किया, मतलब कि कोई भी करेक्टर जीन के भाई जीन्स के ही थ्रू एक्सप्रेस होगा, तो जीन के टर्म्स पे वो क्या है, उसको हम उसको जीनोटाइप यानी जीन का टाइप है ना, जीन का टाइप जीनोटाइप। हेलो, वेलकम बच्चों, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। माई सेल्फ डॉक्टर यशोदा भूषण, आपकी बायोलॉजी गाइड। ठीक है, और आज हम CUET का नया लेक्चर स्टार्ट करने बेटा, नया यूनिट भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशंस, है ना। और आपका चैप्टर स्टार्ट होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के साथ। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन का क्या मतलब हो गया, ये सारी चीज़ें जानेंगे, है ना। अब हमने देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो प्लांट्स की बात थी चाहे वो ह्यूमंस की बात थी। फिर ह्यूमंस में हमने ये भी देख लिया कि ह्यूमंस में क्या क्या उस चीज़ पे ध्यान रखने, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर ली हमने, है ना। सब कुछ हमने समझ लिया अपने लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज़ गो थ्रू करें यूनिट 1 के सभी लेक्चर से, देन स्टार्ट करें यूनिट 2 का। ठीक है, तो अब हम जो समझने वाले हैं इस चैप्टर में, आपको थोड़ा बहुत अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग भी याद होगा कि हमने जीन्स की बात करी, DNA की बात करी। हर बार जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल में हमने ये जाना है कि सेल के अंदर हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल बहुत ज़रूरी होते हैं कि हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हम क्या फंक्शन करेंगे, हम क्या सोचेंगे, हम क्या खाएंगे। ये सारी बातें जो है हमने इस चैप्टर में करनी, और हमने ये चीज़ें थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अपने प्रीवियस नॉलेज से पता भी हैं, है ना। तो शुभारंभ करते हैं इस नए चैप्टर का। ठीक है, खूब सारी एनर्जी के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। CUET के बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब लाइक हमने तो हर साल इसके PYQs जो है CUET के इस चैप्टर से बेटा कम से कम आपने मतलब 5 to 10 तो समझ ही लो कि 5 to 10 क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो ये 5 to 10 क्वेश्चंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर मैं इस यूनिट की बात करूँ आपका जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, तो ये जो यूनिट है बेटा इसके अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा मतलब आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है, कि कम से कम अगर इस यूनिट में से अगर आपको 20 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि जो यहाँ से मिल जाएं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। एक एक इस टॉपिक को, एक एक स्टेटमेंट को कितने अच्छे से समझना है कि वो एग्जाम तक रिटेन रह सके। ठीक है, इस तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है ना, सारी चीज़ों के बारे में पहले एक छोटा सा जानकारी कि क्या है, हम जेनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या ज़रूरत है, जेनेटिक्स होता क्या है, सबसे पहले तो यही। ठीक है, तो जेनेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच है बायोलॉजी की। अभी तक हमने जैसे रिप्रोडक्शन पढ़ा तो उसमें बिल्कुल हमने बस रिप्रोडक्शन की बात करी, है ना। और जो अब हमारा ये चैप्टर है ये डील कर रहा है बायोलॉजी के उस ब्रांच से, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे बेटा हेरिडिटी और वेरिएशंस की। हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होते हैं? हेरिडिटी यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली है, उनके पेरेंट्स जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको उनके पेरेंट्स से मिली है, ठीक है, उनके भी पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली है। तो ऐसा क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं, आपने ये नोटिस करी होगी हमेशा ही कि लाइक सिंपल सी बात है, अगर हम रिप्रोडक्शन से ही करें ना, है ना, तो भाई हमें रिप्रोडक्शन से हमने देखा कि एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेम स्पीसीज ही आ रही है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डॉग की, तो अगर डॉग रिप्रोड्यूस करता है बेटा तो डॉग ही मिलता है, कैट और क्या कहते हैं बर्ड क्यों नहीं मिलती हमें, है ना। ऐसा क्यों नहीं होता कि चलो भाई क्या कहते हैं, उन्होंने 100 रिप्रोडक्शन में से डॉग के किसी एक में तो कुछ और ऑर्गेनिज्म मिल जाना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता। तो यानी ये हाईली प्लान्ड है, ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट
इस फॉर्म में प्लान्ड है कि जो स्पीसीज है वो एग्जैक्टली अपनी कॉपी बना सके। प्लस हमने ये देखा कि जो आप अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम कि डॉग के रिप्रोडक्शन को ही हम अगर समझना चाह रहे हैं, तो जो डॉग का बच्चा है वो एग्जैक्ट उसकी कॉपी तो होता है, पर कुछ कुछ उसमें चेंजेस होते हैं। उसके चाहे बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं। मान लीजिए कि आपका डॉग जो था बहुत स्वीट था, अब लेकिन उसका बच्चा है वो बहुत एग्रेसिव है। ठीक है, उसका कलर पैटर्न चेंज हो सकता है। ठीक है, ये भी है। तो यानी कहीं ना कहीं वेरिएशन भी आती है, पर है तो वो डॉग ही, है ना। यानी कि कुछ बेसिक करेक्टर्स जो हैं वो तो आने ही आने हैं, प्लस उसके साथ साथ वेरिएशन भी देखने को मिली है। और ये चीज़ आपका किस में पढ़ाया जाएगा, ये बायोलॉजी के जेनेटिक्स ब्रांच में पढ़ाया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब ये क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो, तो ही ऐसी चीज़ें पॉसिबल है। अदरवाइज हमने देखा है ना, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अपने 9th 10th, है ना, उन सब में देखा, रीजनरेशन पढ़ा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा है। तो ये जितने भी टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें हमको हेरिडिटी या वेरिएशन देखने को नहीं मिलती। हमें केवल ये दिखाई देता है कि वो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्ट अपनी बस कॉपी क्लोन करा जा रहा है ना, कॉपी पेस्ट हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर इस क्या कहते हैं ब्रांच की बात करें, तो इस ब्रांच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एट लेवल ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम पे स्टडी किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हेरिडिटी इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन। हेरिडिटी का क्या मतलब हुआ, मैं वही जो बता रही थी कि ये क्या है, ट्रांसफर है किसका, कैरेक्टर्स का, किससे, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग से जो जो कैरेक्टर्स वो बच्चा अपने पेरेंट से ले लेगा, वो सारे कैरेक्टर्स उसकी हेरिडिटी होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके बाल कैसे हैं, ठीक है, आपकी आईज कैसे हैं, कहते हैं ना कि अरे इसकी आंखें तो इसके मम्मी पे गई हैं, इसका नेचर तो इसके पापा पे है गया है ना, इसका गुस्सा तो बहुत ज़्यादा है, एकदम अपने नाना पे गया है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हेरिडिटी है। ठीक है, तो ये हेरिडिटी क्या है बेटा, वो कैरेक्टर्स जो तुम अपने पेरेंट्स से लेते हो उनको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी बच्चा जो अपने पेरेंट्स से वो कैरेक्टर्स गेन कर रहा है, दैट इज हेरिडिटी। और फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, है ना। और फिर उसी को मतलब मैंने जो अभी बोला कि नाना से कुछ कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, कुछ दादाजी से कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, दादी से मिल रहे हैं, तो दैट इज मतलब जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रेवल करते हैं कैरेक्टर्स, है ना, एक ही खून के, है ना। ये चीजें सुनी होंगी तुमने। द कैरेक्टर्स दैट आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर कॉल्ड हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो इन्हीं कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो आप कमेंट करके मेरे को बताओ कि आप में क्या क्या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स जो थ्रू हेरिडिटी आपको पास ऑन हुए हैं पेरेंट्स से। ठीक है, वेरिएशन मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स shown by the individuals of a species and also by the offspring or the siblings of the same parents। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपके कुछ कैरेक्टर्स तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके मतलब फैमिली पे गए होंगे, है ना। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, सब कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आपके मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, ठीक है, इनफैक्ट आपके नाना नानी किसी न सबसे किसी ना किसी से मिले ही होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल वो कैरेक्टर्स के साथ आप लेकिन कुछ अपने में एक क्या कहते हैं यूनिकनेस लेके भी पैदा हुए हो। ठीक है, जो आपको बनाता है ना, आपका सिग्नेचर कैरेक्टर है। तो वो जो आपका सिग्नेचर कैरेक्टर है वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, वेरिएशन कहलाएगा, है ना। कहते हैं ना मम्मी पापा डांटते हैं कभी कि अरे ये हमारा तो बच्चा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोज कैरेक्टर्स जो बिल्कुल भी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, जो बिल्कुल अलग नए आए हैं कैरेक्टर्स, वो कैसे हैं, वो क्या है, वेरिएशन कहलाते हैं। वो ही आपको एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं। आप बिल्कुल एग्जैक्ट अपने मम्मी पापा के क्यों नहीं हो, एग्जैक्ट अपनी फैमिली के क्यों नहीं हो, क्योंकि ज़रूरत है, वो वेरिएशन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो ही वेरिएशन आपको अलग बनाएगी। तो ये अलग बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वेरिएशन। ठीक है, यानी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमें दो सेट ऑफ कैरेक्टर्स मिलेंगे। एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऐसा होगा जो क्या करेगा, वो पेरेंट से लेकर आएगा बेसिक कैरेक्टर, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर, जिसकी बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी। अगर क्या कहते हैं मम्मी पापा के अंदर, ठीक है,
बेसिक चीजें जैसे कि अपने मतलब लंग्स होना चाहिए, है ना, ये भी कैरेक्टर्स ही है। लंग्स होना चाहिए, लिवर होना चाहिए, एक ए टू जेड बोन सेट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो ये बेसिक कैरेक्टर्स फॉरवर्ड होने हैं तो फॉरवर्ड होते ही रहेंगे, है ना। तो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड ही होंगे। प्लस इसके साथ साथ आपको लेकिन खाने में क्या पसंद है, ठीक है, वो चीज़ अलग हो सकती है। ठीक है, आपको पहनना क्या पसंद है वो चीज़ अलग हो सकती है, आपकी हॉबीज अलग हो सकती है। पापा को अगर म्यूजिक सुनना पसंद है तो हो सकता है आपको डांस करना पसंद हो। तो दैट इज वेरिएशन, ठीक है। और दूसरे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो वो आपको इंडिविजुअल बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम वेरिएबल ही आ जाए, है ना, एकदम नया इंडिविजुअल भी नहीं आ जाना चाहिए, वरना ऐसे तो फिर क्या होगा। ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना, फैमिली डिस्प्यूट्स हो जाएंगे ना कि अरे बिल्कुल नया अगर आ गया जो मैच ही नहीं कर रहा है तो फैमिली तो उसे डिस्कार्ड कर देगी उस बच्चे को। तो ऐसा ना हो तो कुछ ना कुछ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। द टर्म जेनेटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय डब्ल्यू बेटसन 1906, है ना, बहुत पुरानी नहीं है साइंस, देखो 1906 में ही आपका इंट्रोड्यूस हुआ है जेनेटिक्स टर्म भी, किसने दी थी, डब्ल्यू बेटसन ने, ठीक है। जबकि पहली सेल जो डिस्कवर्ड हो गई थी, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक, है ना। सोचो 1665 से 1906 में जाने तक कितने साल का गैप हुआ, ऑलमोस्ट काफी यार, 300 ईयर्स का हो गया क्या, नहीं 250 ईयर्स का गैप हुआ, यानी कि इतनी स्टडी चली होगी तब जाके जेनेटिक्स के बारे में हमें पता चला, है ना। तो यानी बहुत कैसी है, बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है, प्लस बहुत ज्यादा इसमें मेहनत भी लगने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे बता रहा है ग्रिगोर जोहन मेंडल, ठीक है, ग्रिगोर जोहन मेंडल ने 1822-84, ठीक है, इनका डेट ऑफ बर्थ से, इनका डेट ऑफ सॉरी बर्थ ईयर से डेथ ईयर तक का लाइफ बताया हुआ है। इज कॉल्ड द फादर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि यही पहला इंसान था जिसने ये पैटर्न को समझने की कोशिश करी थी, वो भी ऐसे वैसे नहीं। उस टाइम पे जब हमारे पास ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे जेनेटिक्स समझने के लिए, जेनेटिक्स तो अब नई एकदम बायोटेक्नोलॉजी नई स्टैब्लिश हो चुकी है, नई स्टडी स्टैब्लिश हो गई है, हमारे पास हर तरीके के क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स है जिनसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डीएनए वगैरह, अब हम स्टडी कर सकते हैं। बट इस चीज़ को पता लगाना विद इन कि सेल के अंदर इस तरीके का कुछ मटेरियल होता है जो वो कैरी कर रहा है कैरेक्टर्स को, ये चीज़ उस समय पे 1822 से 1804 पे पता लगाना बहुत मुश्किल की बात थी। और ये काम करने वाला केवल एक ही इंसान था, मेंडल, ठीक है। और मेंडल को इसी वजह से फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। पर अनफॉर्चुनेट इतने थे, ये इतने ज़्यादा अनफॉर्चुनेट थे कि थ्रू आउट द लाइफ इन्होंने इस चीज़ पे वर्क तो किया, है ना, पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी पूरा लाइफ लगा दिया इसमें कि जेनेटिक्स को पता करने में। उन्होंने ये पैटर्न को स्टडी करा, जैसे न्यूटन ने गिरता हुआ एप्पल देखा, इन्होंने भी ये चीज़ स्टडी करी कि यार क्या कहते हैं, मटर के दाने पे करी थी, मटर के पौधों पर, है ना। पी प्लांट पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये चीज़ समझी कि मतलब पी प्लांट जो है वो पी प्लांट ही क्यों दे रहा है, ये सारी स्टडी करी उन्होंने, ठीक है। पी के जो सीड्स हैं वो येलो कलर के ही क्यों है, कोई और कलर के क्यों नहीं है, ठीक है, या ग्रीन कलर के हैं तो ग्रीन क्यों आ रहे हैं, कभी येलो क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने समझी। और इसमें काफ़ी समय भी लगा उनको, बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद जाके उनको ये चीज़ उन्होंने बेसिक दी। और उस लेवल पे उस टाइम की इतनी स्टडी बहुत मतलब वैल्यूबल थी, है ना, मतलब लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन हो सकता है कि मतलब कितना ज़्यादा ये फोकस रहा होगा इंसान, है ना। और ऐसा ही फोकस्ड आपको अपनी स्टडीज़ में भी दिखाना है, ठीक है। ना होते हुए अगर वो इंसान इतना कुछ कर सकता है। और ये क्या थे, ये प्रिस्ट थे, क्या कहते हैं, चर्च के, ठीक है। तो फादर थे ये चर्च के, है ना। तो क्या कहते हैं, इनको लेकिन उस टाइम पीरियड तक कोई रिकग्नाइजेशन नहीं मिला, इनके काम को एकदम मना कर दिया गया कि नहीं ये तो क्या कहते हैं सही नहीं है,
ठीक है, हम नहीं मानते ऐसा, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास, हम क्या फालतू की बात करते। तो इनके काम को एकदम नकार दिया गया, मतलब जो भी उन्होंने अपने इतने मतलब 7 10 साल 12 साल जो भी इन्होंने अपने लाइफ को इसमें लगाया वो सब वेस्ट चला गया। ठीक है, और इसी के गम में शायद वो निकल भी गए, ठीक है, पास आउट भी हो गए। बट आफ्टर हिज डेथ उनकी काम को रिकॉग्नाइज किया गया है ना, क्योंकि उस टाइम पे डार्विन नाम के हमारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनकी खोज को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। वो मतलब फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था, तो डार्विन जी को उस टाइम पे वो निकल गए थे इवोल्यूशन के बारे में पता करने के लिए, है ना, वो भी पढ़ेंगे हम, इवोल्यूशन इसमें ही है, इसी यूनिट में है। तो वो उस टाइम पे निकल गए थे, तो उनके काम को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था, है ना। तो इनके काम को उतनी सहारा उतनी क्या थोड़ा भी वैल्यू नहीं मिला। तो बस फिर क्या था, मतलब जीते जी किसी को इतनी पब्लिसिटी नहीं मिली, बट मरने के बाद फादर ऑफ जेनेटिक्स ही बना दिया इनको कि इन्हीं का है अब ये। ठीक है, तो मतलब काम करते रहना चाहिए, है ना, कभी ना कभी तो वो अगर उस काम की वैल्यू है तो वो हमेशा रिकॉग्नाइज होगा, चाहे आप जिंदा हो या मर गए हो। ठीक है, तो मेंडल से ये सीखने को मिलता है, हमें लाइफ लेसन भी है उनके साथ साथ हमारे पास। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं कि कैसे किया इन्होंने। इन्होंने लिया कि बेटा, इन्होंने पी प्लांट लिया जिसको पाइसम सेटाइवम बोलते हैं, ये साइंटिफिक नेम है ना। दिस वन योर स्टार्टिंग वन फर्स्ट वर्ड जो है आपका जीनस को रिप्रेजेंट करता है, एंड द सेकंड वन इज फॉर स्पीसीज। ठीक है, तो उन्होंने ये आपका क्या लिया है पाइसम सेटाइवम लिया और उस पर वर्क किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिससे ताकि वो पता चला सके कि ये कैसे मतलब हेरिडिटरी वाली चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इस चीज़ को समझने के लिए, उनके एक्सपेरिमेंट्स को समझने के लिए कुछ बेसिक बेसिक के टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है, वोकैब हैं जो आपको इजीली आनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर इज अ वेल डिफाइंड मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट। कैरेक्टर क्या है है ना, कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, बट साइंस की लैंग्वेज में कैरेक्टर क्या है ना, चरित्र नहीं, यहाँ पे मतलब है ऐसे चीजें जो आपको बाहर से, मॉर्फोलॉजी इज बाहर से डिफाइन करे, है ना, कि बाहर से आप कैसे दिख रहे हो, आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो, पतले हो। ठीक है, आपका स्किन टोन क्या है, ठीक है, आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँख हैं, है ना, तभी यू कैन डिफाइन, है ना। आपको कुत्ते बिल्ली में फर्क समझ में आता है ना, कैसे समझ के आते हैं, उसके जेनेटिक्स तो नहीं देखनी पड़ती हर बार, है ना। चूहे बिल्ली में भी फर्क आता है, और गाय भैंस में भी आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, तो वो किस वजह से कर पाते हो, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से ही, जो आपको आंखों से दिखाई दे रहे हैं कैरेक्टर्स, दैट आर, मैं आपको बहुत सिंपल वे में बता रही, जो भी विजिबल होते हैं कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू आईज, वो आपके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स कहलाएंगे बेटा, है ना। आप कभी कंफ्यूज नहीं होते, सनफ्लावर बोलूंगी तो सनफ्लावर की इमेज आएगी, अगर मैं रोज बोलूंगी तो रोज की इमेज आएगी, तो ये जो इमेज आपके दिमाग में बन रही है दैट इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, है ना। फिजियोलॉजिकल जो अंदर से उसको बताते हैं उसके मैकेनिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है ना। जैसे हमने क्या कहते हैं आपका क्लास 11th में फिजियोलॉजी पढ़ी थी, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ी थी हमने, क्या कहते हैं प्लांट एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ी थी, कि वो दिख तो अलग रहे हैं, प्लस अंदर भी उनके जो फंक्शन चल रहे हैं बॉडी के वो भी डिफरेंट है, तो वो फिजियोलॉजी भी होती है सबकी अलग अलग, वो भी एक कैरेक्टर है। ठीक है, और एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि प्लांट की हाइट बता दी, है ना, तो एक कैरेक्टर क्या हो गया, प्लांट की हाइट। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेट इज, अब नेक्स्ट टर्म है ट्रेट, एक हो गया कैरेक्टर आपका। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर मैं हाइट की बात करूंगी दैट इज कैरेक्टर, अगर मैं किसी लीफ की भी, अगर मैं लीफ की क्या कहते हैं शेप की बात करूंगी तो दैट इज ऑल्सो अ कैरेक्टर। ठीक है, केवल हाइट नहीं, प्लांट की हाइट नहीं, हम प्लांट के कलर की बात कर सकते हैं, हम उसमें प्लांट का क्या देख सकते हैं, फ्रूट की बात कर सकते हैं। ठीक है, वेदर फ्रूट आता है, जैसे मोनोकॉट डाइकॉट, ये कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं, मतलब जो भी चीज, बहुत अनगिनत हो सकता है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, करेक्टर्स, जो भी चीज हम
आंखों से देख के डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उस चीज को। नेक्स्ट इज ट्रेट। ट्रेट इज डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल टॉलनेस और डार्कनेस। अब ट्रेट क्या, कोई भी कैरेक्टर अपने आप को कितने तरीके में रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, कैरेक्टर और ट्रेट, है ना। ठीक, मैं कह रही हूँ स्किन टोन एक कैरेक्टर है। ठीक है, स्किन टोन या फिर कलर एक कैरेक्टर है। तो मैं ट्रेट में क्या कहना चाहती हूँ, ट्रेट से क्या मतलब हो गया, यही कैरेक्टर कितने फॉर्म में दिखाई दे रहा है मेरे को। ठीक है, कितने ज्यादा अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, वो चीज क्या कहलाएगी, ट्रेट। जैसे कोई हाईली पिगमेंटेड होता है ना, हाईली पिगमेंटेड। ठीक है, या फिर डार्क स्किन जिसे कह सकते हैं। ठीक है, डार्क स्किन होती है जिसकी। ठीक है, ठीक है, हम ऐसे ग्रुप को नाइजीरियंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है। एशियंस हो सकते हैं। एशियंस कैसे होते हैं, उनका शेड जो होता है बीच में होता है ना, ज्यादा मीडियम मीडियम टोन के होते हैं ना, मीडियम स्किन कलर। ठीक है, एशियंस हो गए। नेक्स्ट आपका क्या होता है, एशियंस हो गए, आर्यंस भी इसी में आ जाएंगे। ये सारे किस तरीके के होते हैं, मीडियम टोन कलर के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं अमेरिकन, है ना। अमेरिकन वगैरह पता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स वगैरह। ठीक है, अमेरिकन का स्किन टोन कैसा होता है, बहुत लाइट स्किन टोन होता है ना। ठीक है, और इन्हीं के बीच में और भी वेरिएबिलिटी आती है, मैं बस जस्ट एन एग्जांपल से कर रही हूँ। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है ना, सब अपने आप को गोरा करने में लगे पड़े हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये इस कैरेक्टर के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो किसी एक कैरेक्टर की जितनी फॉर्म्स हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट। ठीक है, अब जैसे बॉडी साइज की बात करें, है ना, बॉडी साइज एक करेक्टर है। ठीक है, बट बॉडी साइज क्या क्या हो सकता है, कोई एंडोमॉर्फिक हो सकता है। एंडोमॉर्फिक मतलब पतला। ठीक है, यहीं पे दिखा देते हैं। बॉडी साइज के क्या क्या ट्रेट हो सकते हैं, बॉडी साइज के तीन हो सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा थिन हो सकता है। ठीक है, कोई मीडियम हो सकता है, और कोई मोटा हो सकता है, फैट हो सकता है। ठीक है, तो ये, तो नॉर्मल लैंग्वेज में ये क्या है, तुम्हारे एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स है। ये समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। ठीक, तो जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि प्लांट की या फिर हाइट की, अगर हम बात करें, हाइट एक करेक्टर है। ठीक है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हाइट है बेटा, हाइट किसी की भी हाइट हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे छोटा बोल सकते हैं या हम बड़े लंबा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि टॉल हो सकता है या फिर ड्वार्फ हो सकता है, तो यानी हाइट के दो ट्रेट हैं। ठीक है, हाइट के दो ट्रेट हैं, टॉल और ड्राफ। हाइट क्या है, कैरेक्टर आपका, हाइट क्या है, कैरेक्टर, और टॉल और ड्राफ क्या है, ट्रेट। ठीक है, तो द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ करेक्टर इज नोन एज ट्रेट, ये सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है जीन। अब जीन क्या है ना, जीन इसी चैप्टर में बहुत ज्यादा हम इस टर्म को यूज करेंगे, जीन, है ना, सारी टर्म्स यूज करेंगे, बट जीन को समझ लो क्योंकि जीन आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो जीन के ही जेनेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो जेनेटिक्स में जीन क्या वर्ड है, इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं, कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई फंक्शन करता है या मतलब आपका फोन है, कोई भी चीज है, तो हम कहते हैं ना कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर है ना, तभी ये फंक्शन कर पाता है। तो वैसे ही हम ऑर्गेनिज्म में वो सॉफ्टवेयर क्या है, जीन। ठीक है, दिस इज क्या, बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर समझ सकते हो इसको, बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर। ठीक है, मतलब
ये कुछ इस तरीके की चीज है, अभी हम आगे जानेंगे कि ये किससे बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का सिस्टम है, मटेरियल है, जिसके वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, हम फंक्शन कर रहे हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, क्या पीता है, किस तरीके से सांस लेता है, उसको लंग से सांस लेनी है, उसको गिल से सांस लेनी है, उसको स्पायरेकल से सांस लेनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस तरीके के सॉफ्टवेयर में, बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, जीन। तो जीन क्या होता है, दिस इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा, ये बेसिक यूनिट है हर चीज के। एक होता है ना कि कम से कम ये चीज होगी तब जाके ये काम होगा, तो ये कम से कम आपके पास जीन होना चाहिए, ताकि आप कोई भी फंक्शन कर सको, कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन करने के लिए यू नीड जीन। इसलिए जीन को यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोलते हैं बेटा, डेट डिटरमाइंस द बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। है ना, कि वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा, ठीक है, किस तरीके का फंक्शन करेगा, ये सारी चीज उसकी क्या कहलाती। तो यानी कि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जीन हमें ये बता रहा है कि ये क्या है, तो जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो दिस इज योर बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर थ्रू विच, और क्या लिख सकते हैं, और जीन इज द material that defines the total functioning, लिख रही हूँ मैं, ठीक है, total functioning of an organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, ए टू जेड, कैसे पैदा होगा, कैसे डेवलप होगा, कैसे रिपेयर करेगा, किस तरीके से खाएगा पिएगा, हर एक चीज, और किस तरीके से मर जाएगा, ये सारी चीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसकी। और ये चीज कैसे स्टोर्ड है, इन जीन्स, किस तरीके से स्टोर्ड है, जीन्स में। ठीक है, तो जीन्स यहीं पे बता देते, जीन्स क्या होते हैं तुम्हारे। तुमने क्रोमोसोम सुना है, तुमने न्यूक्लियर सेल देखी है ना, सेल को स्टडी किया अच्छे से, बार बार देखा है सेल के बारे में, पूरा 11th में सेल यूनिट पढ़ा है इसमें। तो तुमने सेल के अंदर न्यूक्लियस वाला देखा, न्यूक्लियस ब्रेन होता है सेल का। ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर ये जीन होते हैं। उसके अंदर ये जीन क्या है, ये डीएनए, डीएनए वर्ड सुना है हमने, डीएनए के ऐसे पार्ट जो इंफॉर्मेशन लेके कैरी करे, जो क्या करे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करे फंक्शन करने में, वो जीन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट्स ऑफ डीएनए। अब ये कैसे पार्ट्स ऑफ डीएनए हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ डीएनए है। ठीक, फिर आता है एलिल मॉर्फ्स और एलिल। अब ये एलिल मॉर्फ्स और एलिल क्या है, रेफर टू द टू मेंडेलियन फैक्टर्स। क्या है ये, मेंडेलियन फैक्टर्स हैं बेटा, और कैसे, दो। ठीक है, विच occur on the same locus on two homologous chromosomes of an individual and control the expression of individual and control the expression of character। ठीक है, क्या कह रहा है कि एलिल मॉर्फ्स या एलिल ऐसे करेक्टर्स है, या ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर्स है। मेंडेलियन ने क्या बोला था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स, जीन जीन को ना यूज करके, उनके टाइम पे जीन वर्ड नहीं था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कुछ इस तरीके की जीन्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, एक जैसे क्रोमोसोम पे, टू होमोलोगस क्रोमोसोम, है ना, हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो पेयर्स में होता है। अगर उसके पास चार है तो हम कहेंगे कि दो पेयर है, यानी कि जो ये चार है इनमें से दो दो जो होंगे, ठीक है, वो सेम होंगे। ठीक है, अगर एक एक्स है एक वाई है, तो ये जो इस तरीके के इसके पास क्या होंगे, सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी पेयर में होंगे, ये दो पेयर में होंगे। ठीक है, चारों अलग होंगे ये नहीं है। ठीक है, एक जैसे दो होंगे, एक जैसे दो होंगे। ठीक है, तो पेयर्स में ही एग्जिस्टेंस होता है बेटा किसी भी क्रोमोसोम का, और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो कहता है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके एक ही लोकस पे, लोकस टर्म आपने सुने होंगे बहुत बार, लोकस का मतलब होता है लोकेशन। ठीक है, लोकेशन जो वर्ड है लोकस से ही आया है, कि कहता है कि एक जैसे जो होमोलोगस ऑर्गन है उनकी सेम लोकेशन पे, है ना, अगर मैं इसका आपका इस क्रोमोसोम का अपर क्या कहते हैं,
अपर राइट पार्ट यूज कर रही, तो अपर राइट पार्ट में दोनों क्रोमोसोम के दोनों सेम लोकेशन पर मुझे जो कैरेक्टर्स मिलेंगे वो हो सकता है अलग अलग फॉर्म में हो, है ना, अलग अलग। यानी कि ये चीज क्या कहना चाह रहा है, ये ट्रेट किस तरीके से प्रेजेंट है। हमने अभी कैरेक्टर और ट्रेट की बात करी है ना, तो जो ट्रेट है, अभी हमने बोला था कि एक ही करेक्टर जो है अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, तो ये जो फॉर्म ऑफ ट्रेट है वो जेनेटिकली किस तरीके से प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, इसके बारे में बात करी थी। तो ये ट्रेट जो जेनेटिकली अपीयर करता है, ठीक है, ट्रेट द जेनेटिक अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, है ना, ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स लिख देते हैं, ऑफ अ करेक्टर, ठीक है, किसी एक करेक्टर के जो ट्रेड्स हैं उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन या वो जेनेटिकली क्या है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं, ठीक है। वो एलील्स जो हैं कैसे प्रेजेंट होती है, तो उन्होंने बता भी दिया कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं आपके, उनके सेम लोकस पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको एलील्स मिलेंगी, एलील्स जो होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, ऑन द सेम, ठीक है, ऑन द सेम लोकस ऑन द टू होमोलोगस, यहाँ पे चेंज कर देगा, होमोलोगस की जगह क्या कर देगा, हेट्रोलोगस कर देगा। तो आपने समझना है कि कैसे हेट्रोजाइगस की बात करेगा तो क्या करना, गलत है वो स्टेटमेंट, होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं कोई कैरेक्टर यहाँ देख रही हूँ एक्स पे, तो वो मुझे ये वाई पे नहीं मिल सकता है, वाई के कैरेक्टर्स इस पोजीशन पे अलग होंगे, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं है, ठीक है, एक्स वाले करेक्टर एक्स जैसे ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात है ये तो। एक तरीके से क्या है कि मतलब आपको रसगुल्ले जैसी कोई चीज खानी, तो वो रसगुल्ला ही है, आप उसकी जगह कोई और चीज खा के सेम टेस्ट नहीं ले सकते हो, है ना, ठीक। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेस कैसे होते हैं इंडिविजुअल में, उसी को हमने क्या बोला है, एलील्स बोला है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कैरेक्टर्स और ट्रेट की, तो हम हम एक हाइट की बात कर रहे हैं ना, कि हाइट कैरेक्टर को स्टडी करना चाह रहे हैं। हमें पता चला कि हाइट तो किसी भी इंडिविजुअल की दो ट्रेट में आती है, टॉल और क्या कहते हैं आपका ड्वार्फ, है ना, लंबा या छोटा कद में, है ना। तो जो ये टॉल और ड्वार्फ है, इसके लिए मुझे क्रोमोसोम पे क्या चीज मिलेगी, मुझे क्रोमोसोम पे एक फैक्टर मिलेगा जो कि इसके लिए टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये क्या कहला रही है, एलील, इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, एलील। और ड्वार्फ के लिए मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल टी, ठीक है। यानी डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हाट, योर ट्रेट, है ना, इन जेनेटिक्स, ठीक है, या इन जीन्स, जीन्स के अलग अलग फॉर्म होना। यानी हाइट के लिए एक जीन है, पर वो जो हाइट के लिए जो जीन है वो दो अलग अलग फॉर्म में है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे मैं कलर ऑफ फ्लावर की बात करती हूँ, कलर ऑफ फ्लावर अगर हमने पी प्लांट में देखा था, या देखेंगे, सॉरी देखेंगे, ठीक है, कलर ऑफ फ्लावर पी प्लांट में अभी हम देखने वाले हैं, दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्लावर कलर दिखा रहा है बेटा, ठीक है, दैट इज एक प्लांट में वायलेट कलर है, एक प्लांट में आपका वाइट कलर है। यानी ये क्या है, आपका कैरेक्टर है, देखो यहाँ पे कैरेक्टर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट हो गया फ्लावर कलर के लिए, है ना, दो अलग फॉर्म में आ गया। तो ये दो अलग फॉर्म में आया तो है, पर इसकी जेनेटिक्स क्या होगी, है ना, वही जेनेटिक्स उसकी क्या कहलाती है, एलील कहलाती है, ठीक है। तो कैरेक्टर क्या है और ट्रेट क्या है और एलील क्या है, अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कलर क्या है, वॉयलेट हो सकता है या फिर आपका वाइट हो सकता है ना। वाइट के लिए जो हमें पता चला जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कैपिटल डब्ल्यू है, और क्या कहते हैं, सॉरी, वॉयलेट के लिए जो पता चला वो कैपिटल डब्ल्यू है, और आपका
क्या कहते हैं, वाइट के लिए स्मॉल डब्ल्यू है। ठीक है, यानी कि हमने जीन को देखा, वो जीन जो कि वायलेट कलर लेकर आ रहा था उसको हमने डब्ल्यू बोल दिया, है ना। वो डीएनए का पार्ट जो वायलेट कलर के फ्लावर लेकर आता उसको हमने डब्ल्यू बोल दिया, और डीएनए का वो पार्ट जिसके वजह से क्या आ रहा था, व्हाइट कलर का फ्लावर आ रहा था, उसको हमने डब्ल्यू बोल दिया, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये बस जेनेटिकल एलील क्या हो गई, जेनेटिकल फॉर्म ऑफ आपका ट्रेट। ठीक है, टर्म एलील वॉज गिवन बाय डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू बैटसन का काम था कि टर्म देनी है, जेनेटिक्स में जो भी चीज है उसको नाम कर देना है, नामकरण करने का काम था इनका। तो इन्होंने जैसे जेनेटिक्स, नाम जेनेटिक्स दिया है ना, इस स्टडी को, इस ब्रांच ऑफ साइंस को इन्होंने कहा जेनेटिक्स बोलूंगा, और जो ट्रेट को जेनेटिकल लेवल पे पढ़ेंगे तो उसको मैं एलील बोल दूंगा। ये डब्ल्यू बैटसन ने आपको टर्म दी। ठीक है, अब दिखा रखा है इन्होंने, टी और स्मॉल टी, यानी टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर डार्कनेस, वाई फॉर येलो, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन, आर फॉर राउंड एंड स्मॉल आर फॉर रिंकल। ठीक है, ये अभी पढ़ेंगे कैरेक्टर्स कि कैसे कैसे हैं। ठीक है, तो अभी मत घबराओ, आगे अभी सारी चीजें पढ़नी, यानी कि कोई भी कैरेक्टर है, इससे हमें एक इंफॉर्मेशन और क्या पता चली कि क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो दोनों सेट आएंगे, है ना, एक क्रोमोसोम से तो काम नहीं होगा, हैप्लॉइड नहीं है, सब डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड होने की वजह से किसी भी क्या कहते हैं ऑर्गेनिज्म में बेटा दोनों ही क्या होंगी, एलील्स प्रेजेंट होंगे। अब ये एलील ये वाली हो सकती है, या फिर ये वाली हो सकती है, या फिर ये ही हो और दूसरी भी यही हो, या फिर, है ना, मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल टी है, तो हो सकता है इस वाले क्रोमोसोम पे भी कैपिटल टी हो। ठीक है, या फिर हो सकता है इस वाले क्रोमोसोम पे स्मॉल टी हो, या फिर हो सकता है इस वाले पे भी स्मॉल टी हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है ना, कि ये जो आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कौन सा ट्रेट लेके चल रहा है, कौन से ट्रेट की जीन लेके चल रहा है, वो वाली बात अलग है। और वो दोनों हमेशा तभी एक्सप्रेस होंगे, तभी किसी को मतलब वो मॉर्फोलॉजिकली शो होंगे जब ये दोनों पेयर में होंगे, है ना। मैं अगर कहूँ कि एक क्रोमोसोम हटा देते हैं इसमें से, ठीक है, एक क्रोमोसोम हटा देते हैं, तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। क्या ये एक्सप्रेस हो पाएगा, इसकी हाइट हो पाएगी, नहीं, है ना। तो ये ऐसा एक्सप्रेस ही नहीं होगा, ऐसा प्लांट ही पैदा नहीं हो पाएगा, है ना, वो मर जाएगा छोटी सी एज में ही। तो डजेंट एक्सप्रेस। ठीक है, तो सिंगल होने की वजह से एक्सप्रेस नहीं होगा, हमेशा ये जो एलील है पेयर में होनी चाहिए। इसलिए एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो एलील्स है आपकी कैसे होनी चाहिए, पेयर्स में, पेयर्स ऑफ एलील इंपॉर्टेंट है ना। यू नीड, अगर तुम्हें किसी करेक्टर के एक्सप्रेशन चाहिए, किसी ट्रेट का एक्सप्रेशन चाहिए, तो यू नीड अ पेयर ऑफ एलील्स। ठीक है, अब ये जो एलील अभी हमने देखा कि एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। अब इस एलील को ही हमने देखा कि ये क्या है बेटा, ये डोमिनेंट भी कैरेक्टर शो करती है और रिसेसिव कैरेक्टर भी शो करती है। डोमिनेंट और रिसेसिव से क्या मतलब हुआ, ठीक है, कि ये जो एलील आई हमारे पास, इन ये जो हमने स्टडी करी डीएनए की, तो हमने देखा कि ये एलील चाहे किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना जानती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए, एक्सप्रेसेस एवरी टाइम। ठीक है, यानी कि क्या मतलब हुआ एक्सप्रेसेस एवरी टाइम, यानी कि जब भी ये क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा ये एलील, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके किसी भी, हमने कहा पेयर में है ना, तो पेयर में होने के वजह से अगर ये किसी भी एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो अगर ये टॉल करेक्टर देता है, तो ये चाहे एक क्रोमोसोम पे हो चाहे दूसरे क्रोमोसोम पे हो, ठीक है, किसी भी एक में होगा तो ये टॉल ही होगा प्लांट। ठीक है, वो यानी एक पे भी होने के वजह से भी इतना स्ट्रांग है ये करेक्टर कि वो उभर के आ रहा है। होना दोनों में चाहिए, हाइट के लिए मतलब लोकेशन दोनों में होगी, हाइट के लिए जीन्स दोनों क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। पर अगर उनमें से कोई सा भी क्रोमोसोम एक ऐसा ट्रेट लेकर आ रहा है जो क्या होगा, सिंगली भी अपने आप अपने लिए प्रोटीन बना पा रहा है और हर बार बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर बोलते हैं। ऐसे ही वॉयलेट यहाँ पे क्या करेगा, हमेशा डोमिनेंसी शो करेगा, यानी कि अगर ये सिंगल है तो भी फ्लावर क्या होगा, क्या करेगा, वॉयलेट फ्लावर ही देगा। ठीक है, टी क्या है,
टी जो स्मॉल टी है ये क्या है, ओनली expresses when another allele is same, है ना। अब इसको जरा इस तरीके से समझो। कैरेक्टर है कौन सा, कैरेक्टर लिया है हाइट, ठीक है, ठीक है, कैरेक्टर लिया है हाइट। अब ये जो हाइट कैरेक्टर है, ठीक है, वो दो फॉर्म में है, ठीक है, दो फॉर्म में है, यानी कि टॉल है या फिर डॉर्फ है, ठीक है। फिर हमने इसकी एलील देखी, है ना, हमने क्या देखी बेटा, इसकी एलील देखी। इसके लिए हमने कहा टी और इसके लिए हमने कहा स्मॉल टी, ठीक है, कि इसके जो जीन्स है वो इस तरीके से हो सकता है। पर ये टॉल तभी होगा जब यहाँ पे एक और जीन क्या हो, प्रेजेंट हो, ये खाली स्पेस नहीं रह सकता, ठीक है, ये पेयर में प्रेजेंट होंगे तभी वो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे जो एक और स्पेस खाली है ना, एलील्स की बात कर रहे हैं, तो एलील्स पेयर में होनी चाहिए। तो ये जो स्पेस बच रहा है सेकंड एलील के लिए, ठीक है, वो क्या है, कौन सा आना है, उसके इफेक्ट की वजह से क्या ये एलील अपने को एक्सप्रेस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वही इसकी क्या कहलाता है, डोमिनेंसी या रिसेसिवनेस उस एलील का, ठीक है। यहाँ पे चाहे कुछ भी आ जाए, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक और मुझे एलील डालनी है पर वो सेम करेक्टर की होनी चाहिए, हाइट की। तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इस पे कैपिटल टी भी दे सकती हूँ उसे और स्मॉल टी भी दे सकती हूँ, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन में इस वाले एलील को कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आएगा उसके पास, इस वाले एलील को कुछ फर्क नहीं है कि स्मॉल टी आए या कैपिटल टी आए, उसके लिए बस वो स्पेस पूरी होनी चाहिए, ठीक है, वो स्पेस पूरी होनी चाहिए। और वो स्पेस पूरी होते ही वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, एक्सप्रेस करेगा और क्या बनाएगा, चाहे कैपिटल टी या स्मॉल टी हो, चाहे कैपिटल टी या कैपिटल टी हो, ये टॉलनेस दिखाएगा प्लांट की, कि ये प्लांट तो लंबा ही होगा। यानी कि इसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कि चाहे स्मॉल टी आया या कैपिटल टी आया, इसने दोनों ही टाइम अपने आप को एक्सप्रेस किया, दोनों ही टाइम अपने आप को अगर एक्सप्रेस किया तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंसी, डोमिनेंसी ऑफ एन एलील, ठीक है, NaNCY, डोमिनेंसी, ठीक है। डोमिनेंसी हुई किस एलील की, ये जो कैपिटल टी में था, ये वाला जो स्मॉल टी था, ठीक है। अब इसके भी पास ऑप्शन है कि ये कैपिटल टी, इसको पेयर में, इसको भी प्रेजेंट होने, एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए, एक पार्टनर चाहिए, है ना। अब ये जो पार्टनर है, ये पार्टनर किस तरीके का है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही ये एक्सप्रेस कर पाता है। अगर इससे कोई डोमिनेंट पार्टनर आ गया, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो अभी हमने देखा, ठीक है, मैं तुम्हारे ईज के लिए, तुम्हारे इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए कैपिटल टी बाद में लिख रही हूँ, ठीक है। उसके पास अगर ये कैपिटल टी आ गया, तो अभी हमने देखा कि कैपिटल टी तो बड़ा डोमिनेंट करेक्टर टाइप का एलील है, तो ये डोमिनेंट करेक्टर टाइप का एलील है, तो ये इसको स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो यहाँ पे भी इसको क्या मिलेगा, टॉल प्लांट मिलेगा। कैरेक्टर कौन से मिलेंगे, जो उसके पास होगा, मेरी मर्जी चलेगी, है ना। तो किसकी मर्जी चल रही है, जो डोमिनेंट पार्टनर है, तो डोमिनेंट पार्टनर जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। स्मॉल टी डिसेंट होने की वजह से, प्यारा होने की वजह से, स्वीट होने की वजह से छुप गया, रिसेसिव हो गया, है ना। पर लेकिन इसको इसके जैसा ही एक और कैरेक्टर मिला, है ना, सॉरी एक और ट्रेट मिला, एक और एलिल मिली, तब इसने अपने आप को खुल के एक्सप्रेस किया, ठीक है, ठीक है। यानी कि ठीक है, तब जाके ये एक्सप्रेस हो पाया जब इसको इसके जैसा ही करेक्टर मिला, है ना। होता है ना, आप लोग कोई बच्चे बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, अपने आप को अच्छे इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने मम्मी पापा ने बोला कि बेटा गाना गा के सुनाओ तो वो गाना सुना देते हैं। पर वहीं पे एक और छोटा भाई है, उसका कजन है, जो क्या कर रहा है, उसको बोल रहे कि बेटा तू गा के सुना,
पर क्योंकि उसका भाई बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस दे रहा है या बहुत अच्छा गा रहा है, उसके वजह से वो छोटा बच्चा हिचकने लगता है ना। वो नहीं मानेगा, नहीं मैं नहीं कर रहा डांस, मैं नहीं गा रहा, है ना, ऐसे करेगा ना। तो वो जो छोटा बच्चा है वो क्या है तुम्हारा, वो तुम्हारा रिसेसिव कैरेक्टर शो कर रहा है। और जो वो बड़ा भाई है जो बहुत अच्छे से डांस वगैरह कर रहा है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहा है। यानी कि उस बड़े भाई को कभी भी कोई भी एनवायरमेंट हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, वो आराम से अपने आप को एक्सप्रेस कर दे रहा है, अपना जो टैलेंट है उसके पास वो इजिली शो कर दे रहा है। ठीक है, तो दैट इज हिज डोमिनेंसी ऑफ कैरेक्टर। और क्या कहते हैं, जो ये छोटा भाई है जो शर्मा रहा है, शर्मिला टाइप का है, वो तब कब कर रहा है, जब उसके छोटे भाई बहन आ रहे, कोई नहीं है कमरे में, है ना, कोई नहीं है कमरे में, या फिर उसके ही छोटे भाई बहन है, तब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, या उसी के जैसे उसी के साथ के लोग हैं तो ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये चीज क्या कहलाएगी बेटा, रिसेसिवनेस। ठीक है, ये उस करेक्टर की क्या कहलाएगी, रिसेसिवनेस। यानी उसके पास जो करेक्टर है वो इस तरीके के हैं कि जब वो उसके जैसे ही होंगे, अभी मैं बताऊंगी उसके जैसे का मतलब क्या होगा, होमोलोगस, होमोलोगस एलील होगी तो ही वो क्या होगा, एक्सप्रेस हो पाएगा। ठीक है, पर ये हेट्रोलोगस हो या फिर क्या कहते हैं होमोलोगस एलील हो, ये अपने आप को शो कर रहा है। ठीक है, इजी समझ में आ गया। तो एक्सप्रेशन के बेसिस पे कोई भी एलील की हम ये डिसाइड करते हैं कि वो डोमिनेंट है कि नहीं है और रिसेसिव है कि नहीं है। ठीक है, तो डोमिनेंट इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ एन एलिलिक पेयर which can express itself whether present in homozygous or heterozygous state। ठीक है, अभी जो मैंने बताया होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस मतलब अपने जैसों के साथ है ना, बड़े लोगों में बैठा है तो भी, और छोटे लोगों के साथ बैठा है तो भी अपने आप को डोमिनेंट ही समझ रहा है ना, अपने आप को बहुत एक्सप्रेसिव समझ रहा है, तो वो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा, है ना, एक्सट्रोवर्ट है। तो जैसे कि टॉलनेस के जीन हो गए पी में, राउंड सीड हो गए पी में, ये सारे आपके कैसे हैं बेटा, ये डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं। Recessive allele, on the other hand, is the factor of an allelic pair which is unable to express its effect in the presence of its contrasting alternative form in a heterozygous। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स जो अपने ही कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, अपने कॉम्पिटिटर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, रिसेसिव एलील। जैसे जिनका सिलेक्शन हो जाएगा सीयूटी में वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाले थे, और जिनका नहीं हो पाए, जो नहीं इस कंपटीशन को फाइट कर पाए, रिसेसिव रह गए, नहीं एक्सप्रेस कर पाए, वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे सारे रिसेसिव एलील वाले। ठीक है, तो जैसे कि स्मॉल टी इन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या कहलाएगा, आपका रिसेसिवनेस। ठीक है, तो ये कब एक्सप्रेस होते हैं, ओनली एक्सप्रेस, ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस फॉर्म, होमोजाइगस फॉर्म। ठीक है, होमोजाइगस का मतलब स्मॉल टी होगा तो ही ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज किसी भी, यानी कैपिटल टी या स्मॉल टी कंडे हेट्रोजाइगस फॉर्म में रहेगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखा हेट्रोजाइगस में कर रहा था, ये टॉल था, पर यहाँ पे ये करेक्टर नहीं कर पा रहा है, डॉर्फ वाला करेक्टर। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब अगर मैं कोई क्रोमोसोम बनाऊं, ठीक ये हमारा पी प्लांट है, उसके ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, कोई भी करेक्टर जो होगा दोनों सेम। ठीक है, दोनों आपके होमोलोगस क्रोमोसोम में बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, बट ऐसे होंगे बिल्कुल देखने में एक जैसे, है ना, 99.9% सेम। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जीन जो है ये इस लोकस पे प्रेजेंट है, यानी इस पार्ट में प्रेजेंट है पी प्लांट के क्रोमोसोम पे। ठीक है, दैट इज टॉल के लिए, है ना, सॉरी हाइट के लिए, हाइट, हाइट लोकस। ठीक है, हाइट लोकस देख रहे हैं हम, इस हाइट लोकस में हमने देखा कि इस टाइम इस पॉइंट पे प्रेजेंट है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कैपिटल टी प्रेजेंट है ना, ये जो जीन है वो कौन सा है, हम उसको कह रहे हैं कैपिटल टी। यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट जीन है। ठीक है, यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट जीन है, इसको बोल रहे हैं हम इसको बोल रहे हैं हम स्मॉल टी। ठीक है, तो ये जीन अगर स्मॉल टी है तो भी क्या होगा, ये पौधा कैसा आएगा,
टॉल आएगा। ठीक है, ये कह रहा है। और क्यों होना चाहिए? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म क्या होगा? ऑर्गेनिज्म बेटा डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड यानी 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमोसोम्स। तो एक पॉइंट यहाँ पे, एलील्स एलील्स express themselves only when paired। ठीक है, जब पेयर में होती हैं तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। कहने का मतलब कि अगर बाय चांस ये चीज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, ये यहाँ पे होती नहीं इस क्रोमोसोम पे, तो ये एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती क्या? नहीं कर पाती। ठीक है, नहीं बना पाती उतने अमाउंट ऑफ प्रोटीन जिसके वजह से हाइट आती। तो ये चीज नहीं पॉसिबल होती। ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे आपका क्या है, दूसरा या फिर सेम टाइप का जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी एलील्स हमेशा आपकी क्या रहेंगी? पेयर में रहेंगी, चाहे टी टी हो, ठीक है, चाहे कैपिटल टी हो, चाहे स्मॉल टी हो, आर आर हो, या फिर ऐसे हो, तभी ये करेक्टर्स आएंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वरना नहीं आएंगे। अगर हम पी प्लांट की बात करें, अभी हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं? पी प्लांट का। इनमें से कोई सा भी ये क्रोमोसोम क्या मतलब हुआ? उस कैरेक्टर के लिए ये क्रोमोसोम गायब हो गया, है ना, हैप्लॉइड हो गया। तो हैप्लॉइड होने के वजह से कैरेक्टर के, क्या ये एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी। इसलिए क्या होना चाहिए? हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि क्या कर सके वो? अपने आप को एक्सप्रेस कर सके वो पौधा, है ना, सॉरी वो करेक्टर। ठीक, क्या है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, आ गई। अब सारे मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर होने चाहिए। कैसे जीन होने चाहिए, किस किस तरीके से जीन हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म्स उनकी एलील्स कहलाती हैं। ये एलील्स तभी वर्क कर पाती हैं, तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है जब पेयर में हो। पेयर में होने की वजह से उनको सेम टाइप के क्रोमोसोम में प्रेजेंट होना पड़ता है, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोल रहे हैं। इसके साथ साथ सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होना पड़ता है ना, सेम लोकेशन, सेम लोकेशन पे होना पड़ता है ना, तब जाके ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। यानी कि अगर मैं टी नाम का, अगर सॉरी, एक जीन जो कि हाइट के लिए प्रेजेंट इस पोर्शन में है, तो वो मैं यहाँ नहीं देख पाऊंगी, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा हाइट के लिए कोई, मतलब हाइट के लिए हाइट एलील्स आर नॉट प्रेजेंट हेयर, आर नॉट प्रेजेंट हेयर। ठीक है, यहाँ नहीं मिलेंगी वो मुझे, है ना, यहाँ पे नहीं होंगी, सेम पोजीशन पे होनी चाहिए। अगर ये आपका राइट आर्म में है तो उसके भी राइट आर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा, द डिप्लॉयड कंडीशन इन विच द एलील्स एट अ गिवन लोकस आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड होमोजाइगस। ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। यानी कि जिस पोजीशन पे हमें जो एलील मिली है दूसरी, अगर वो सेम ही है ना, उसी लोकेशन पे सेम एलील प्रेजेंट है, तो हम उसको होमोजाइगस बोलते हैं, टीटी, या फिर स्मॉल टी, वो कौन से तरह वाली एलील है वो। ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन में, डिप्लॉयड मतलब डबल मिलती है हमें अगर कोई एलील। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे ये एलील कैसी मिलती? अरे, ठीक है, टॉल वाली एलील यहाँ पे भी मुझे कैपिटल टी मिलती, तो मैं क्या बोलती? कि ये तो मेरा होमोजाइगस क्या कहते हैं, करेक्टर डेवलप हुआ है, होमोजाइगस एलील्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग टू डिफरेंट एलील्स। दो अलग एलील्स होने का मतलब, जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा, उनको हम क्या बोल देंगे? उनको हम बोल देंगे बेटा हेट्रोजाइगस। ठीक है, या फिर हाइब्रिड भी बोल सकते हो, हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड भी बोल सकते हो। क्या होगा? ऐसे एक इंडिविजुअल के पास
एक ही कैरेक्टर की दो अलग अलग एलील होंगी, सिंपल, एक डोमिनेंट होगी और एक रिसेसिव जीन के साथ होगी। वो भी जान चुके हैं हम कि क्यों डोमिनेंट बोल रहे हैं और क्यों रिसेसिव बोल रहे हैं। तो ऐसा एलेलिक पेयर, ऐसा पेयर एलील्स का कैरेक्टर का एक्सप्रेशन हो रहा है इस तरीके से कि दो डिफरेंट एलील लग रही हैं या दो डिफरेंट एलील प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और ये चीज़ हमें अब समझ में आ रही है इजीली कि हेट्रोजाइगस होने की वजह से एक एलील उसमें डोमिनेंट होगी और एक एलील उसमें कैसी होगी, रिसेसिव होगी। तो जो डोमिनेंट वाली होगी उसके कैरेक्टर शो होंगे, जो रिसेसिव होगी उसके नहीं होंगे। ठीक है। और होंगे किसमें, एक ही ऑर्गेनिज्म में, अलग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो एक ही इंडिविजुअल की बात हो रही है। When only one allelic pair is considered in cross breeding, it is called monohybrid cross। ठीक है। क्या कह रहा है ये? कह रहा है जब मैं एक ही एलेलिक पेयर को समझ के क्या करूं, उसी कैरेक्टर को ब्रीड कराऊं, तो क्या कह रहा है, उस क्रॉसिंग को या उस ब्रीडिंग को, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। क्या मतलब इसका? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बेटा, मोनो हाइब्रिड या एक, ठीक है। ये एक आपका एग्जांपल है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब वी आर चेकिंग फॉर ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। ठीक है। और उस एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास क्या होगा, टू एलील्स, है ना, दो एलील्स होंगी ना, पेयर में होती है एलील्स, वो कोई भी कैरेक्टर होगा दो एलील के साथ होगा। अब ये दो एलील होमोजाइगस भी हो सकती हैं, होमोजाइगस भी हो सकती है और हेट्रोजाइगस भी हो सकती हैं। ठीक है। तो हम एक ही कैरेक्टर को, एक ही कैरेक्टर पे अगर स्टडी करना चाहते हैं और उसके लिए हम क्या कराते हैं बेटा, उसके लिए हमने क्या कराया, मेटिंग कराया, ब्रीडिंग कराई, तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की। जैसे इस क्रॉस में हम कौन से कैरेक्टर के लिए क्रॉस करवा रहे हैं, हाइट के लिए करा रहे हैं। हमने हाइट के लिए देखा कि एक लंबा पौधा है, एक छोटा पौधा है। ठीक है। हमने लंबे पौधे और छोटे पौधे में क्रॉस कराया। ठीक है। क्रॉस कराने के बाद हमें जो पहला जनरेशन मिला, है ना, पहली जो मतलब ऑफकोर्स क्रॉस कराने के बाद बच्चे मिलेंगे, सीड्स मिलेंगी। उन सीड्स को जब ग्रो करेंगे तो वो पौधे में बड़ा डेवलप होगा। वो पौधे हमारे सारे कैसे आए, टॉल आए। ठीक है। ये सारे कैसे आए, हमारे टॉल आए। ठीक है। एक टॉल था और एक ड्वार्फ था, है ना। एक पेरेंट टॉल था, लंबा था, एक पेरेंट छोटा था। दोनों को क्रॉस किया, दोनों की मीटिंग कराई और दोनों की मीटिंग कराने से हमें दोनों बच्चे लंबे मिले। ये हमें प्रूव कर रहा है एक तो डोमिनेंसी कैरेक्टर की, कि एक एलील जो है ऐसी डोमिनेंट है कि वो क्या कर रही है, अपने को एक्सप्रेस कर रही है फुल्ली। ठीक है। क्योंकि जो छोटा था, छोटा कोई बच्चा नहीं मिला, यानी छोटे वाले करेक्टर नहीं आए किसी में, यानी ये जो छोटा वाले जो करेक्टर के लिए जो जीन थे वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, दैट इज रिसेसिव जो थे, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया। इस तरीके के क्रॉस को, इस तरीके के क्रॉस को हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। यानी कि एक करेक्टर को स्टडी करना, अब चाहे वो उसकी हाइट पे लेता, चाहे वो उसके क्या कहते हैं, फ्लावर कलर पे लेता, चाहे उसके क्या कहते हैं, सीड या सीड कलर या पॉड कलर, किसी चीज़ पे भी, किसी भी कैरेक्टर पे वो एक्सपेरिमेंट करता किसी एक कैरेक्टर को लेके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है बेटा। ठीक है। अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। ठीक है। ठीक। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपना किस पे, when two allelic pairs, जब दो allelic pairs are considered for crossing, it is called dihybrid cross। जब दो करेक्टर को लेके स्टडी करें, अब भाई अब जैसे हम लोग प्रोड्यूस हुए हैं, हम लोग केवल एक करेक्टर के बेसिस पे तो प्रोड्यूस नहीं हुए हैं। ठीक है।
हमारे बालों का कलर है, हमारी आँखों का कलर है, हमारा स्किन टोन है, हमारी हाइट है, हमारा क्या कहते हैं बॉडी साइज़ है, हर तरीके के कैरेक्टर एक साथ क्या हुए क्रॉस हुए हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि एक बार में कोई भी एक बार रिप्रोड्यूस करेगा तो एक कैरेक्टर का क्रॉस होगा, ठीक है? हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा गया है कि मल्टीपल क्या कहते हैं ये चीज़ देखने को मिली कि मल्टीपल कैरेक्टर एक साथ क्रॉस होते हैं और वो कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि ये होगा, हर कैरेक्टर पे क्रॉसिंग देखने को मिली हमें, ठीक है? तो जब हम दो कैरेक्टर्स को क्रॉस करते हैं, दो कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि मैं उस प्लांट की हाइट और मैं उस प्लांट में जो फ्लावर का कलर है ना, उसको ही स्टडी करना चाहूँ, होगा तो बहुत सारे उसमें चेंजेस, बट मैं स्टडी तो केवल दो कैरेक्टर, ऐसा नहीं है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कुछ और हुआ नहीं, उसके फ्लावर कलर में कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे या फिर उसके फ्लावर पोजीशन में कोई चेंजेस को नहीं देखने को मिलेंगे, सीड का कलर कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, हमने केवल एक कैरेक्टर को समझा और एक ही कैरेक्टर को फॉलो किया, जितने भी चेंजेस आए उसको नज़रअंदाज करते हुए केवल उसकी हाइट पे ध्यान दिया, तो दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर आप एक क्रॉस में दो कैरेक्टर को, अब यही जो क्रॉस था इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही होती कि इसका फ्लावर कलर फ्लावर कलर फ्लावर तो आएगा ही ना इसमें, तो फ्लावर भी आएगा ही, तो फ्लावर कलर को भी स्टडी कर रही होती, तब ये मेरा क्या कहलाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? तो दिस इज माय चॉइस कि मैं कितने कैरेक्टर्स को लेके स्टडी करना चाहती हूँ, ठीक है? तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं बेटा, ठीक है? और भी कैरेक्टर्स को लेके स्टडी कर सकते हैं, है ना? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जितने अच्छे स्किल्स हैं आपके, जितनी प्रोबेबिलिटी आप कर पा रहे हो, है ना? इसमें मैथ्स आती है, ठीक है? तो जितनी अच्छी मैथ्स है आपके, उतने कैरेक्टर्स को लेके आप स्टडी कर सकते हो, उतनी परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितने प्लांट्स में कौन से कैरेक्टर्स आए, किस में नहीं आए, क्यों नहीं आए, तो दैट इज पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? मोर देन 3, ठीक है, कैरेक्टर्स को स्टडी करना या मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टडी करना, है ना, उसको हम कहते हैं, जब हमने मान लीजिए एग्जाम्पल में एक प्लांट की हाइट भी देखी, ठीक है, फ्लावर कलर भी देखा बेटा, और हमने क्या स्टडी किया, प्लस दिस प्लस आपका क्या कहते हैं सीड कलर भी देखा, तो ये अगर तीनों करेक्टर मैं एक साथ देख रही हूँ उस क्या कहते हैं क्रॉसिंग में, तो मैं इसको अपना क्या बोलूँगी, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है? अब आता है F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन से कोई मतलब नहीं है, एक बार क्रॉस कराओगे, पहले बार जो बच्चे आएंगे उसको F1 जनरेशन बोलेंगे, फिर उन बच्चों से क्रॉस कराओगे, ठीक है, अब वो बच्चे भी तो पैदा होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। कहने का मतलब क्या, मान लीजिए तुम्हारे दादा दादी से तुम्हारे आए पापा, फादर, ठीक है, नाना नानी, नाना नानी, ठीक है, नाना नानी से आए मम्मी, मदर, ठीक है, तो ये मदर और फादर हमारे क्या हुए, F1 जनरेशन हुए, क्या कहलाएंगे ये, F1 जनरेशन। फिर इनके क्रॉस से, ठीक है, इनके क्रॉस से आए तुम, है ना, तुम क्या कहलाओगे, F2 जनरेशन, है ना, तुम क्या कहलाओगे बेटा, F2 जनरेशन, सिंपल, समझ में आ रहा है? पहले क्रॉस से मिलने वाली प्रोजेनी F1 कहलाती है, दूसरे क्रॉस से मिलने वाली प्रोजेनी F2 कहलाती है, ठीक है? तो F1 generation is the generation of hybrids produced from a cross between the genetically different individuals called parents. For example, TT individuals are produced in F1, है ना, heterozygous बोलूंगी मैं, heterozygous tall individuals are produced in F1 generation from a cross between homozygous tall and homozygous dwarf parents, ठीक है? फिर उसके बाद F2 जनरेशन की बात, is the generation of individuals in which नहीं of individuals which arises as a result of inbreeding or interbreeding amongst individual of F1 generation, यानी कि F1 जनरेशन के बीच में जो भी हमें इंडिविजुअल्स मिले हैं उनके बीच में
इन ब्रीडिंग कराना, उनके बीच में मीटिंग कराना क्या कहलाता है? F2 जनरेशन कहलाता है, उनसे मिलने वाले बच्चे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आ गया है ना? इसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम F1 और F2 जनरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। ठीक, ये आपके पेरेंट्स से है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट वन, पेरेंट टू। ठीक है, दो अलग पेरेंट, दोनों के पास अलग अलग एलील्स। ठीक है, दोनों के पास एक ही करेक्टर के अलग अलग एलील्स, दोनों की प्रेजेंटेशन अलग, एक लंबा एक छोटा। ठीक है, इनको क्रॉस कराया। इनके क्रॉस कराने में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एलील हैं, पहले क्या होगा? मियोसिस होगा ना। ठीक है, क्या होगा? मियोसिस से गैमेट फॉर्मेशन होगा। क्रॉस कराने से पहले हमें क्या चाहिए? इस पेरेंट से गैमेट चाहिए, उस वाले भी पेरेंट से गैमेट चाहिए। तो जब क्रॉस कराया तो इसने दो गैमेट दिए, एक में ये है ना हाफ हाफ जाएंगे ना, एन एन। तो एन एन क्रोमोसोम जाने वाले में से एक के पास ये टी होगा और एक के पास ये टी होगा, सेम है तो सेम ही जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, तो इसके भी पास मियोसिस करने पे हमें क्या मिलेंगे? वैसे तो चार मिलेंगे। ठीक है, अभी मैं दो ही दिखा रही हूँ। ठीक है, हमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं गैमेट्स मिलेंगे, उन सबके पास ये क्या होगा? हाइट के लिए स्मॉल टी क्या होंगे? कैरेक्टर्स होंगे। यहाँ पे जो मियोसिस करने के पास इन गैमेट्स में, तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे गैमेट्स, गैमेट्स। ठीक है, तो मैं एज इन समरी इसमें, यानी कि मुझे इस पेरेंट से फाइनली मुझे यही गैमेट मिलेगा, इस पेरेंट से भी मुझे यही गैमेट मिलेगा। ठीक है, अब ये गैमेट जो मिले हैं मुझे, अब मुझे इन्हीं में तो मीटिंग करानी है ना? इनके गैमेट्स अगर फ्यूज हो गए तो क्या कहलाएंगे? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से एक करेक्टर मदर का, एक करेक्टर फादर का आएगा इसमें, और इसके पास जो 2n सेट होगा वो कैसा होगा? अरे यार, जो 2n सेट होगा उसके पास जो पहुंचा वो कैसा है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस कंडीशन। जब मैंने होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट लिया, ठीक है, तो मैंने देखा कि उनमें जो बनने वाले गैमेट थे वो एक ही तरीके के थे। होमोजाइगस डोमिनेंट में कैपिटल टी वाले थे, होमोजाइगस रिसेसिव में स्मॉल टी वाले थे। फिर फर्टिलाइज कराने पे जो मुझे बच्चा मिला, ठीक है, F1 जनरेशन। अब मैं इसे क्या बोलूंगी बेटा? ये मेरा क्या है? F1 जनरेशन। ठीक है, ठीक है, ये जो F1 जनरेशन है वो कैसे आई? हेट्रोजाइगस आई। ये हेट्रोजाइगस जो जनरेशन है, अब इसी में मुझे अब एक ही पौधा तो मिलेगा नहीं, एक ही बीज तो मिलेगा नहीं, मुझे तो बहुत सारे क्या कहते हैं सीड्स मिलेंगे। अब ये दो जो सीड्स हैं उनमें मेटिंग कराना, ठीक है, उनमें मेटिंग कराना क्या कहलाता है? F2 जनरेशन। उनसे मिलने वाले बच्चे F2 जनरेशन कहलाते हैं। ठीक है, ठीक, आई बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे देखो, ठीक है, कौन कौन से गैमेट्स मिल रहे हैं? कैपिटल टी, स्मॉल टी, सिंपल सी बात है, ये जो हेट्रोजाइगस है वो या तो कैपिटल टी दे सकता है या स्मॉल टी। तो यानी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जो हैप्लॉइड है उस पे कैपिटल टी जाएगा और एक पे स्मॉल टी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो अलग अलग क्रोमोसोम के सेट हैं उन पे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ? इनका क्रॉस करती हूँ। अब इनका क्रॉस कैसे किया जाता है? ठीक है, F1 जनरेशन में हमें मिले कैपिटल टी, स्मॉल टी, है ना, एक पेरेंट इसको बना लिया मैंने, एक पेरेंट इसको बना लिया मैंने। इससे मुझे मिले दो गैमेट, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इससे मिले मुझे दो गैमेट सेम ही, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं क्या करा रही हूँ? इनमें क्रॉस करा रही हूँ। तो ये जो गैमेट है इसके इन दोनों से क्रॉस कर सकता है। ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी अगर केवल इससे क्रॉस करता है तो ये बनाता है कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, ये गैमेट्स है ना, ये गैमेट हो गया, ये भी एक गैमेट हो गया, ये भी एक गैमेट हो गया, है ना। चांसेस ऑफ, हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं कि कौन सा गैमेट किससे जाके फ्यूज होता है।
ये तो मतलब लाइक नेचुरल प्रोसेस है कि प्रोबेबिलिटी हर चीज की है बनने की, तो हम वो सारी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, है ना। हाँ जी, मैथ का चैप्टर प्रोबेबिलिटी यूज होने वाला है इसमें, ठीक है। तो क्या कहते हैं, सारा ही क्या होगा इसमें प्रोबेबिलिटी जो जो बन सकती है वो सारी हम देखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल टी वाले गैमेट ने दूसरे पेरेंट के कैपिटल टी वाले गैमेट के साथ फ्यूज करके क्या बना लिया बेटा, कैपिटल टी होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। फिर हमने देखा स्मॉल टी और स्मॉल टी, है ना। तो ये बन गया स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बन गया होमोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। मेरे साथ करते रहो आप क्रॉसिंग ये, ठीक है। अब इसके पास ये भी तो चांस थी कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी से कर लेता क्रॉस, है ना। ये भी तो चांसेस हैं इसके पास। तो ये कैपिटल टी जब स्मॉल टी के साथ करता है तो ये बनाता है ये वाला प्लांट, जिसको हमने बोला ये है हेट्रोजाइगस, है ना, हेट्रोजाइगस। और हेट्रोजाइगस होगा तो ये भी टॉल होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, है ना। ये टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा, ठीक है। ठीक। तो ये हेट्रोजाइगस निकल कर आया। ये वाला जो स्मॉल टी है ये भी इस कैपिटल टी से क्या कर सकता था, क्रॉस कर सकता था। चांसेस तो इसके भी इस पास थे कि ये इसके पास जाए या फिर इसके पास जाए, है ना। ऐसे ही ये इसके पास जाए या फिर ये इसके पास जाए, ठीक है। तो यही चांसेस हम पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो जब इस वाले कैप स्मॉल टी ने इस वाले कैपिटल टी को करा तो हमने इस तरीके से किया। अच्छा, हम ऐसे क्यों नहीं लिखते, हम ऐसे क्यों लिखते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं डिनोट करना, है ना। एक जैसे तुम भी IUPAC पढ़ते हो, नॉमेनक्लेचर केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ठीक है, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा। तो हम कभी भी एलील्स को जब लिखते हैं, एलील्स एलील्स शुड बी written as written or presented as dominant allele, अगर है, अगर ऐसा कि डोमिनेंट एलील है उस पेयर में, तो डोमिनेंट एलील पहले लिखोगे, देन आप उसके बाद दूसरी कौन सी लिखोगे, रिसेसिव। रिसेसिव के लिए मैं एल ही लिख रही हूँ, ठीक है, आर ही लिख रही हूँ, ठीक है। और दूसरी जगह दूसरे पॉइंट पे आपकी रिसेसिव एलील आती है। तो कैपिटल टी डोमिनेंट है, स्मॉल टी तो हमेशा इसी तरीके के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो यानी ये अल्टीमेटली मैं इसको सही तरीके से लिखूं तो ये भी कैपिटल टी यानी कि ये भी हेट्रोजाइगस, आपका ये भी क्या हुआ, हेट्रोजाइगस टॉल हुआ, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये जो हमारी क्या कहते हैं जनरेशन आई, ठीक है, ये जो हमारी जनरेशन आई बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो जनरेशन है ये आपकी F2 जनरेशन है, ठीक है, ठीक है। और ये क्रॉस कैसा है, मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड है कि डाईहाइब्रिड, एक ही करेक्टर को लेके स्टडी कर रहे हैं तो ये मोनोहाइब्रिड ही क्रॉस है। उसमें नंबर ऑफ क्रॉसेस कितने चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने F1 जनरेशन बोला है, सेकंड क्रॉस चल रहा है तो F2 जनरेशन बोला है, ठीक है। आगे बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी सिखाऊंगी जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है और रेशो क्या करते हैं, ठीक है। तो F2 generation is the individual which arises as a result of inbreeding, interbreeding amongst the individual of M1 generation. नेक्स्ट, हाइब्रिड वाइगर और हेट्रोसिस, ये क्या होता है, हाइब्रिड वाइगर और हेट्रोसिस इज द सुपियोरिटी of hybrid over either of its parents in one or more traits। कहने का मतलब क्या, तो हाइब्रिड वाइगर और हेट्रोसिस ये करेक्टर है, मान लीजिए जैसे ये सुपेरियरिटी दिखा रहा है हाइब्रिड की,
है ना, जो नया कैरेक्टर आया है उस नए कैरेक्टर की ओवर ईदर ऑफ इट्स पेरेंट, किसी भी पेरेंट्स के अगर रिस्पेक्ट में, मान लीजिए मैं हाइट की बात करती हूँ, ये जो अभी हमने क्रॉस देखा कि ये हाइट था, तो अगर मैं इस पेरेंट की बात करूं, ठीक है, इस पेरेंट से इसके बच्चों को कंपेयर करूं, है ना, पेरेंट टू से इसके बच्चों को कंपेयर करूं, तो ये लंबे हैं। तो ये यानी कैसे करेक्टर शो कर रहे हैं, ये जो करेक्टर अपने पेरेंट टू के रिस्पेक्ट में शो कर रहे हैं, वो कैसे हाइब्रिड वाइगर कहलाएंगे या हेट्रोसिस कहलाएंगे। यानी कि ये पौधे, ठीक है, ये जो पौधा है आपका F1 जनरेशन का, वो क्या है, हाइब्रिड वाइगर है पेरेंट टू के रिस्पेक्ट में, ठीक है, हाइब्रिड वाइगर या हेट्रोसिस है अपने पेरेंट टू के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसके पास जो कैरेक्टर आया है वो कैसा है, डोमिनेंट है अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिंपल, इसका इतना ज्यादा यूज आने नहीं वाला, हाइब्रिड वाइगर या हेट्रोसिस। तो बस यहाँ पे लिख दो कि कैपिटल टी वाला जो स्मॉल टी वाला जो पेरेंट है, ठीक है, और जो उसका F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में कैपिटल टी कैपिटल वाला आया, तो मैं ये कहूंगी कि ये वाला जो बंदा है ये अब क्या है, हाइब्रिड, हाइब्रिड वाइगर। ठीक है, ये क्या है, हाइब्रिड वाइगर है अपने इस पेरेंट के रिस्पेक्ट में। ठीक, सिंपल, क्योंकि उसके पास डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, डोमिनेंट है ये, कंपेयर करें कौन सा डोमिनेंट है इन दोनों में, अगर दोनों की हाइट कंपेयर करें तो ये लंबा है, तो यानी कौन सा डोमिनेंट होगा बेटा आपका, क्या कहते हैं, जो उसमें बच्चा है, ऐसा होता है ना कि मम्मी पापा ज्यादा मीडियम हाइट के, मान लो मीडियम हाइट के मम्मी पापा थे, बच्चे पैदा हुए एकदम लंबे से, है ना, पापा की हाइट थी 5'8" थी, मम्मी की हाइट थी 5'2", बच्चा जो पैदा हुआ, ठीक है, बच्चा जो पैदा हुआ वो कितने इंच का हुआ, वो 6 फुट हो गया, ठीक है। तो सॉरी 6 फीट हो गया, 6 फीट हाइट का हो गया वो। तो क्या कहेंगे कि ये जो बच्चा आया है ये डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ आया है, तो ये कैसा हुआ, हाइब्रिड वाइगर हुआ। ठीक है, तो जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स से लंबे है वो क्या है, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हाइब्रिड वाइगर है अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में। ठीक, सिंपल है, खुश हो गए इस वाली बात से। नेक्स्ट है, जीनोटाइप इज द जीन कॉम्प्लीमेंट और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल विथ regard to one or more characters irrespective of whether the genes are expressed or not। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जीनोटाइप। अच्छा, यहाँ पे देखो, जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप, अभी हम देख रहे थे क्रॉस में कि एक साइड पे जीनोटाइप भी लिखा था और फिनोटाइप भी लिखा था। जीनोटाइप और फिनोटाइप में कुछ डिफरेंट, मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जीन को जिस तरीके से एक्सप्रेस किया, मतलब कि कोई भी करेक्टर जीन के भाई जीन के ही थ्रू एक्सप्रेस होगा, तो जीन के टर्म्स पे वो क्या है, उसको हम उसका जीनोटाइप, यानी जीन का टाइप, है ना, जीन का टाइप, जीनोटाइप, ऐसे याद कर लो, जीन का टाइप, जीनोटाइप, किसके रिस्पेक्ट में बात करें, कैरेक्टर के। ठीक है, कि जो टॉल, जो हाइट है, टॉल की बात करें, टॉलनेस सॉरी, या हाइट की बात करें, कैरेक्टर की बात करें तो हम हमेशा हाइट की बात करेंगे। हाइट के लिए जो मेरे पास जीन थे पी प्लांट के लिए, वो कौन कौन से थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यही थे, है ना। और क्या हो सकता था, एक और हो सकता था, कैपिटल टी हेट्रोजाइगस। यानी मेरे पास 3 जीनोटाइप थे हाइट के लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और हेट्रोजाइगस वाला। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन, यानी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन अपने जीन के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप कहलाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड और नॉट। उसमें हमें कोई मतलब नहीं कि वो एलील ने एक्सप्रेस किया अपने आप को कि नहीं किया, हमें कोई नहीं मतलब, वरना तो हेट्रोजाइगस नहीं लिखते ना हम, है ना। पर हमने लिखा हेट्रोजाइगस क्योंकि उसका वहां पे जीन चेंज हो गया। ठीक है, जीन प्रेजेंट है दूसरा, ठीक है, इस वजह से वो हेट्रोजाइगस है। तो हम जितने टाइप के जीन्स प्रेजेंट हो सकते थे हाइट में, वो सारी स्टडी करी, वो जीन्स को हमने जीनोटाइप बोला। फिनोटाइप क्या होता है, फिनो मतलब मॉर्फोलॉजिकल,
मॉर्फोलॉजी के टाइप। मॉर्फोलॉजी के टाइप का क्या मतलब? कोई कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे कि हाइट थी, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन समझो कि ये जो हाइट है ये या तो टॉल हो सकता है या फिर डॉर्फ हो सकता है। और कुछ मिला था क्या? मीडियम हाइट का मिला था क्या तुम्हें? या बहुत लंबा पड़ा हो या बहुत छोटा देखा? ऐसा कुछ नहीं, या तो टॉल था या तो डॉर्फ था, दो ही तरीके की फॉर्म आ रही थी हाइट की। ऐसे ही अगर हम कलर की बात करें, वॉयलेट कलर का आ रहा था या वाइट कलर का आ रहा था, बीच में कोई ग्रीन कलर का नहीं दिखा हमें, पिंक कलर का, लेवेंडर कलर का नहीं दिखा हमें, कुछ इस तरीके का नहीं दिखा हमें। तो इस तरीके के कैरेक्टर्स को जो हमें विजिबल होते हैं, जो दिखाई दे पाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज डिटरमाइंड बाय इट्स जीन्स, उसके जीन से एक्सप्रेशन क्या आएगा? कैपिटल टी से टॉल आ रहा है, स्मॉल टी से ड्वार्फ आ रहा है, और तुम्हारे कैपिटल टी और स्मॉल टी से भी टॉल आ रहा है। ठीक है, तो फिनोटाइप दो ही हैं, जीनोटाइप लेकिन इसके पास तीन है। हमारी बात समझ में? कि हाइट के जीनोटाइप कितने थे? तीन थे नंबर में, और लेकिन वही उसके फिनोटाइप कितने हैं? दो हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप अलग अलग हैं। अलग अलग किस लिए हैं? एक जीन की बात कर रहा है बेटा, और एक उसके एक्सप्रेशन की बात कर रहा है। फिनोटाइप जीन के एक्सप्रेशन की बात कर रहा होता है, और क्या कहते हैं तुम्हारा जो क्या कहते हैं, फिनोटाइप है, फिनोटाइप एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, और जीनोटाइप जो है तुम्हारा वो जीन किस तरीके से प्रेजेंटेड है, किस फॉर्म में है, उसकी बात कर रहा है। द पोर्शन ऑफ द रीजन ऑन क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन इज कॉल्ड जीन लोकस। जिस पोर्शन पे क्रोमो, ये बात हम कर चुके हैं, जीन लोकस हमने देख लिया है, ठीक है। जिस पोर्शन पे आपका जीन प्रेजेंट होता है उसको सिंगल जीन इज कॉल्ड एज जीन लोकस, है ना। कहाँ गया वो? ठीक है, ये जो है उसका जीन लोकस, हाइट का लोकस मैंने दिखाया ना आपको, यही उसका जीन लोकस है। ठीक है, तो इसकी भी बात कर चुके हैं बेटा हम। नेक्स्ट है आपका क्या? द एग्रीगेट ऑफ ऑल जीन्स एंड देयर एलील्स प्रेजेंट इन एन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन इज नोन एज द जीन पूल, है ना। टोटल, एग्रीगेट का मतलब हो गया टोटल ऑफ ऑल जीन्स, जितने भी जीन्स हो सकते थे, मतलब हाइट के लिए अगर मैं हाइट की बात करूं, तो हाइट के लिए मेरे पास क्या क्या जीन्स थे? मेरे पास एक जीन टी था, एक जीन स्मॉल टी था, है ना, दो ही जीन थे। ठीक है, तो ये जो सम टोटल है जीन का, ये मेरा क्या कहलाएगा? जीन पूल, जीन पूल। पर वहीं मैं अगर स्किन टोन की बात करूं, स्किन टोन की बात करूं, तो मेरे पास कौन कौन से जीन हैं? मेरे पास ए है, स्मॉल ए है, बी है, स्मॉल बी है, सी है, तो स्मॉल सी भी है। तो मेरे पास इसके लिए जीन पूल बड़ा हो गया। ठीक है, तो जीन पूल क्या होता है? जीन पूल वो टोटल नंबर ऑफ जीन्स किसी एक करेक्टर के, है ना, कि वो कितने में एक्सप्रेस हो सकता है, कितने तरीके से वो जीन्स मिल सकते हैं। जैसे मार्केट में पेन आ रही है, ठीक है, मार्केट में कोई पेन है, तो पेन कितनी हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, कलर्स की हो सकती है ना, बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो आप मान लीजिए किसी पेन का कलर स्टडी कर रहे हैं, तो वो ब्लैक है, वाइट है, रेड है, कितनी सारी, तो कलर्स तो बहुत सारे हो गए। तो वो चीज़ क्या कहलाएगा? उस पेन का जीन पूल कहलाएगा, जिसमें तुम डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन को स्टडी कर रहे हो जीन के, है ना। वो एक पेन अलग अलग तरीके से जो दिख रही है तुम्हें, वो क्या कहलाएगा? उसका जीन पूल कहला मतलब उसके डिफरेंट एलील्स कहलाएंगी। और जब वो उसको एक साथ रखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? जीन पूल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में तुमको मैं ये समझाती हूँ। जो तुम्हारा कलर पेन का सेट है ना, कलर पेन सेट जो है वो तुम्हारा एक तरीके से कलर पेन का जीन पूल है। उसमें तुम्हें रेड भी मिलेगा, येलो भी मिलेगा, वाइट भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, ब्राउन भी मिलेगा, सारे कलर्स मिलेंगे ना। वो सारे के सारे कलर्स क्या दिखा रहे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन। एक ही जीन के, एक ही पेन के अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग एक्सप्रेशन है, उसको ही हम एलील्स बोल रहे हैं। और वही एक साथ रखा हुआ, एक पैकेट में रखा हुआ है, तो वो चीज़ क्या कहला रही है? उसकी जीन पूल। ठीक है, सिंपल।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Pure line or pure breeding line is a strain of individual homozygous for all genes considered. The term was coined by Johansen. ठीक है। प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन का क्या मतलब हुआ? शुद्ध। प्योर मतलब क्या होता है? शुद्ध, है ना। शुद्ध का क्या मतलब होता है जी? एक इस तरीके की स्ट्रेन इंडिविजुअल की जो कि कैसी हो? होमोजाइगस, है ना। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है, इसमें कोई क्या नहीं है, मिक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्सिंग हो गई, ये मिक्सिंग है दो अलग एलील्स की। अगर सेम एलील्स हैं, सेम एलील्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? होमोजाइगस। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्योर लाइन। ये क्या है बेटा? प्योर लाइन है। ठीक है, टर्म है एक ही, सोचो सेम एलीज बोल सकते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं, होमोजाइगस बोल सकते हैं। ये सब क्या है? आपकी प्योर लाइन है। ये क्या है? मिक्सिंग है। इसको हेट्रोजाइगस भी बोल सकते हैं, हेट्रोजाइगस बोल सकते हैं, इसको हाइब्रिड बोल सकते हैं। ठीक है, हाइब्रिड बोल सकते हैं, है ना। तो आ रही बात समझ में कि प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन से क्या मतलब होता है? कि एक कैरेक्टर किसी भी इंडिविजुअल का जो कि होमोजाइगस हो फॉर ऑल जीन्स कंसीडर, जितने भी उसमें जीन्स हैं, मान लीजिए कि उसमें जितने भी जीन्स है टी टी, ठीक है, हाइट के लिए उसके पास टी टी है, ठीक है, कलर के लिए उसके पास डब्ल्यू डब्ल्यू है, सीड शेप के लिए उसके पास क्या कहते हैं? आर आर है ना। और क्या कहते हैं? सीड शेप के लिए आर आर है, और तुम्हारा पॉड कलर के लिए, ठीक है, येलो है। येलो या हाँ येलो है, अभी येलो याद रखो इसको। ठीक है, और तुम्हारा और क्या था? मतलब अभी ये करेक्टर्स देखते हैं ना। तो मतलब जितने भी एक्स वाई जेड ए टू, मान लें ए टू जेड, जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबके लिए अगर होमोजाइगस ही एलील्स हैं उसके पास, यानी कि एक्स एक्स से लेकर वाई वाई तक, ठीक है, या जेड जेड तक, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैसे हैं? होमोलोगस हैं। मतलब मेरे पास, मेरे अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अगर मेरे पास सारे कैरेक्टर्स सोचो डोमिनेंट होते, या फिर सारे होम प्योर लाइन के होते हैं ना, या तो क्या हो सकते थे? होमोजाइगस, या फिर रिसेसिव भी तो हो सकते थे, है ना। कैपिटल टी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, और जी और तुम्हारा एक्स एक्स, ठीक है। तो ये सारे ये वाला और ये वाला क्या है? हमारा प्योर लाइन है। ये प्योर लाइन डोमिनेंट है, ये प्योर लाइन रिसेसिव है। तो प्योर लाइन का कहना है कि ऑल जीन्स, जितने भी जीन्स हैं वो सारे कैसे हैं? जीन्स कौन कौन से? हाइट के, कलर के, सीड शेप के, पॉड कलर के, या फिर और कोई भी कैरेक्टर्स आप स्टडी करने वाले हो, वो अगर वो सारे कैरेक्टर्स डोमिनेंट हैं या सॉरी होमोलोगस हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? आपकी प्योर लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन कहलाएगी। ठीक है, ये क्या हो गए? ये प्योर लाइन इंडिविजुअल कहलाएगा। प्योर लाइन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है, ये डोमिनेंट है ना, और ये वाला रिसेसिव है आपका। ठीक है, तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट है पुन्नेट स्क्वायर इज अ चेकर बोर्ड विच वॉज डिवाइज्ड बाय आरसी पुन्नेट। किसने डिजाइन किया था इसको? आरसी पुन्नेट ने करा था। एंड यूज टू शो द रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में जो भी क्रॉस हो रहा है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो उसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? पुन्नेट स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पुन्नेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो आपका क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस है, मैं इसको अगर क्या कहते हैं एक बॉक्स में स्टडी करती, ठीक है, एक पैटर्न में स्टडी करती, तो मैं इसको क्या बोलती? पुन्नेट स्क्वायर। तो ये मेरा बॉक्स क्या कहलाता? पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, और ये ही आपको क्या किया जाता है? यही आप स्क्वायर बॉक्स, ठीक है, और यही इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया कि आप जितने भी क्रॉस हैं आप उसके अकॉर्डिंग पुन्नेट स्क्वायर बना लें। ठीक है, ये बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने रिक्वायर्ड होंगे?
जितने उनके गैमेट्स होंगे, है ना। और उनके बीच में इस तरीके से क्रॉसिंग करके आप और स्क्वायर्स ऐड ऑन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको नंबर ऑफ क्या कहते हैं प्रोजेनीज मिल जाएंगी, नंबर ऑफ आउटकम्स मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप इजीली स्टडी कर सकते हो थ्रू पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने करी, इसकी डिस्कवरी करी, सॉरी इन्वेंशन करी आपका आरसी पुन्नेट ने। ठीक है। आरसी पुन्नेट ने। ठीक है। और ताकि ईज हो सके इतनी, क्योंकि हम बहुत सारे कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं अभी, जैसे पॉलीहाइब्रिड क्रॉस हो गया या डाईहाइब्रिड क्रॉस, तो उसमें हमें बहुत मतलब एक सिंगल क्रॉस को समझने के लिए कोई दिक्कत, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आप मल्टीपल क्रॉसेस पढ़ते हो तो उसके लिए दिक्कत आ जाती है। ठीक है। प्लस आपने अभी प्योर लाइन और ये देखा, प्योर लाइन और मतलब प्योर लाइन जो कैरेक्टर्स डेवलप करने की अगर किसी प्लांट में रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्यों पड़ती है, क्योंकि जब मेंडल ने ये प्रोसेस किया तो उसको जरूरत थी कि उसको अगर मिक्स होता, है ना, मिक्स होते करेक्टर्स तो वो क्लियरली ये चीज पे कभी नहीं आ पाता कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो सोचो कितने बार उन्होंने ये इस तरीके के क्रॉसेस कराए होंगे कि फाइनली एक प्योर लाइन स्पीसीज मिली होगी उनको, इंडिविजुअल मिला होगा जिसमें सारे करेक्टर्स अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट है, अगर सारे रिसेसिव है तो रिसेसिव है ना।